हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड आफ्टरनून। होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है और आप लोग लेक्चर बराबर से देख रहे हैं। ठीक है, आज हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है, एक्चुअली हम लोग नया सेक्शन ही चालू करेंगे, दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो पहला आएगा आपका इस्चेमिक डिसऑर्डर्स, इस्चेमिक कार्डियक डिसऑर्डर, और फिर सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक अरिथमिया। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, इसमें हम लोग 2 इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, जो होगा इस्चेमिक एंजाइना पेक्टोरिस और दूसरा होगा आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली डिगॉक्सिन के बारे में और किस तरह से कार्डियोटोनिक्स काम करते हैं। और कार्डियक अरिथमिया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे एग्जाम्स के रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कार्डियक अरिथमिया में से, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कार्डियक सीवियस। इसमें और भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका आएगा आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिया, और फिफ्थ आएगा आपका एंटी हाइपरटेंशन। ठीक है, या फिर हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर अवेलेबल है इसमें। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कहाँ से कैसा होता है। सो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे इस्चेमिक हार्ट डिसऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर, दैट इज इस्चेमिक हार्ट डिसऑर्डर। ठीक है, एक बार और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने ये तो काफ़ी है सभी एग्जाम्स के लिए, प्लस ये आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप ये सही ढंग से पढ़ते हैं तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं एज अ फार्मेसी में या हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो आपको इसका पता चलेगा या पता चल रहा होगा कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, इसको हम लोग कैसे कोरिलेट कर रहे हैं हमारे वर्क प्रोफाइल से। ठीक है, ये पढ़ाने का मतलब से ये नहीं कि आप पढ़ लीजिए और आप एग्जाम दीजिए, दैट्स इट, खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये पढ़ाने का मकसद ये है या मतलब ये है कि आप ये सिर्फ पढ़ के इसका सिर्फ एग्जाम में ही नहीं बल्कि ये आप अपने लाइफ में भी उतारें इस चीज़ को। ठीक है, ताकि ये आपको आगे के फ्यूचर में काम आए। मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो जो मुझे बेनिफिट होगा या जो जिससे मुझे तो फ़ायदा लगेगा, मैं आपको ज़रूर बताते रहूँगा हमेशा। सो लेट्स कम टू अवर टॉपिक, दैट इज इस्चेमिक हार्ट डिजीज। सो इसमें ये होता कैसे, सबसे पहली बात तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज जो होता है, ये होता है आपके लैक ऑफ ऑक्सीजन मिलने की वजह से। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है कि आपको 100% ऑक्सीजन नहीं मिल रहा आपके हार्ट को, ड्यू टू सम रीजंस। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो रीजंस हो सकता है आपका लिपिड का डिपोजिशन हो गया आपके आर्टरीज में, या फिर आपके हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो गया आपको, कि हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो गया तो वेन्स का आर्टरीज की साइज आपकी छोटी होती जा रही है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बराबर नहीं हो पा रहा है। सो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से कि ब्लड सही जगह पे या मतलब सही जगह पे जा तो रहा है बट नॉट विथ इनफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन इनफ मिलेगा नहीं आपके हार्ट को तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो यही रीजन की वजह से 2 बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं हमें। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, और सेकेंड है आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है या लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पे of O2 and supply is needed जब आप स्पोर्ट्स कर रहे हो। ठीक है,
या तो स्पोर्ट्स कर रहे हो या तो एक्सरसाइज कर रहे हो, बट यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का जब कमी होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड नीडेड इवन ड्यूरिंग द रेस्ट, ठीक है, समझ में आपको ये। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज करने के टाइम पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उस केस में हम लोग आपको बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस है। और यहाँ पर आप अगर रेस्ट कर रहे हो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई ऑक्सीजन की कमी लग रही है, तो यहाँ पे होगा आपको पेन। यहाँ पे पेन अगर होगा तो डायरेक्टली वो चले जाएगा आपका हार्ट अटैक के लिए, ठीक है। तो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हार्ट अटैक के जाएंगे। अगर हार्ट अटैक था, यहाँ पे अगर पेन हुआ और ऑक्सीजन की कमी हुई, सो दिस विल लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओके। और यहाँ पे O2 की कमी हुई, O2 डिक्रीज अगर हुआ तो ये लीड होगा आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। बट अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अगर O2 की कमी हुई तो वो चले जाएगा सीधा आपके हार्ट अटैक वाले केस में, है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। अगर एंजाइना पेक्टोरिस का इश्यू है तो इसमें क्या आप रेस्ट कर लीजिए और आपका पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे अगर आपको पेन हो रहा है तो आपका पेन ट्रीटमेंट करने के लिए आपको चाहिए होगा मॉर्फिन या फिर पेथेडिन, अंडरस्टूड। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। अभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम लोग किस किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिकेशंस। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करते हैं, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो इसमें जो मेडिसिन लगेगा वो है आपका मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन या फिर पेथेडिन। ये क्या करेंगे, ये करेंगे को पेन रिलीफ, ठीक है। तो इस कंडीशन में मॉर्फिन और पेथेडिन क्या करेंगे, आपको पेन रिलीफ में काम आएगा, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अभी देखते हैं हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस में क्या है। तो एंजाइना पेक्टोरिस में तो सबसे पहले आएगा आपका नाइट्रेट्स, फिर आएगा आपका पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, फिर आएगा आपका बीटा ब्लॉकर, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और लास्ट में आएगा आपका अदर्स, ठीक है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, बीटा चैनल ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हम लोग डीप में पढ़ेंगे मायोकार्डियल कार्डियक एरिथमिया में। फिलहाल में हम लोग देख लेते हैं, ओनली सुपरफिशियल लेवल में देख लेते हैं। तो नाइट्राइट्स का एग्जांपल आप लोग देखते हैं, इसमें आएगा आपका ग्लिसरील आइसोनाइट्रेट, जिसको हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं। उसके बाद में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि ये सब जो भी है सबलिंगुअली लेते हैं, ठीक है। अब सबलिंगुअली लेने का इंपॉर्टेंट क्या है, क्या अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है आप डायरेक्ट सबलिंगुअली रखें। ये याद रखिएगा कि टंग के नीचे सबसे ज़्यादा वेन्स अवेलेबल है, फाइन। सो क्या होता है, वेन से ही अब्जॉर्ब हो जाता है और वो डायरेक्टली हार्ट की तरफ चले जाता है, तो आपको एक्शन फास्ट हो जाता है। तो जैसे ग्लिसरीन नाइट्रेट है या नाइट्रोग्लिसरीन, ये इसका 2 मिनट में ये एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे ये एक्टिवेट होता है आपका 15 मिनट्स में, बट ये रहता है आपका 12 आवर्स तक का इसका ड्यूरेशन रहता है। और ये आपका एक्टिवेट होता है 5 मिनट्स में, बट ये 1 आवर में ही उसका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, अंडरस्टूड। अब पोटेशियम चैनल की बात किया जाए तो इसका एक एग्जांपल ये पढ़ लेते हैं, निकोरेंडिल, ओके। बीटा ब्लॉकर में आएगा आपका प्रोप्रानोलोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आएगा आपका डिल्टियाजिम, वेरापामिल, अदर्स में आ जाएगा आपका रैनोलेजिन। सो यही इतना ही मेडिकेशन है इसमें।
देयर इज मोर देन इनफ। अब हम लोग एक एक करके ये देख लेते हैं कि कहाँ पे क्यों ऐसा इस्तेमाल होता है। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रैडिकार्डिया हो गया है पेशेंट को, तो हम लोग उस केस में यूज करेंगे एट्रोपिन। इन केस ऑफ ब्रैडिकार्डिया हम लोग देंगे एट्रोपिन। अगर पेशेंट को हुआ है टैकीकार्डिया तो हम लोग देंगे उसे बीटा ब्लॉकर। तो नाइट्रेट्स का यूज हम लोग देख लिए कि इस तरह से काम करता है, कहाँ रखे होता है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है? बीटा ब्लॉकर जो है आपका ये रिड्यूस करता है आपका ऑक्सीजन इनटेक बाय द हार्ट। ठीक है, तो अगर हार्ट से अगर ऑक्सीजन का इनटेक अगर ये रिड्यूस करवाएगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट को कम काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये काम है इसका बीटा ब्लॉकर का। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का तो हम लोग अभी देख लेंगे, अभी कार्डियक एरिथमिया में। और ये है रैनोजोलिन। ये क्या करता है? ये एक्चुअली ब्लॉक करता है ये बीटा ब्लॉकर को। तो ये उस पर काम करेगा, तो इनडायरेक्टली समझ लीजिए बीटा ब्लॉकर को ही ब्लॉक करने वाला है। इसका मतलब वो सेम लाइक प्रोप्रानोल की तरह ही काम करेगा। ओके, तो दैट्स इट, इतना ही इस चैप्टर में। फिर हम मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे। तब तक आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से और ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।